सर, आपने उत्तराखंड की बात कही कि कांग्रेस वहां पर चांस है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस के लोग काम करते नहीं दिख रहे हैं, कांग्रेस एक्टिव नहीं हो रही है। सेम सिचुएशन गोवा में है। दिन अच्छे आने वाले हैं उनको, ऐसा दिख रहा है सबको, लेकिन वो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि अभी अपने मेरे जो पिछले ये जो पैनलिस्ट है जिन्होंने कहा कि सबसे पैसा मालदार पार्टी है बीजेपी, सही बात है। जिस तरह बीजेपी कर रही है, बीच काम कर रही है, सबको मालूम है कि पैसा उनके पास है, कहाँ कहाँ कैसे चैनल से वहां भेजना है, किस रूट से ये पैसा भेजना है। ये सब पावर जो है, मनी पावर, मतलब ये सब बीजेपी के पास है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को अच्छे दिन गोवा में आने की संभावना थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्दैव की बात है कि उनका काम ठीक से नहीं चल रहा है। कौन डिसीजन ले रहा है, कहाँ जा रही है, डायरेक्शन लेस हो गई है पूरी पार्टी गोवा में। तो मुझे लग रहा है कि हम असेंबली की तरफ भी हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो दो लोकल पार्टी है, गोवा फॉरवर्ड और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी एमजीपी, तो इनका भी कुछ यहाँ पर वोट शेयर है। दो तीन सीट हर बार ये भी लोग लेते हैं। और एनसीपी ने कुछ टाइप किया तो एनसीपी को भी कुछ एक दो जगह मिल सकती है। तो लग रहा है कि ये हम असेंबली की तरफ भी हम जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है सर। असेंबली की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन क्या हमारा जो आंकड़ा है वो क्या कुछ कहता है? क्या पांडुरंग गांवकर जी गोवा बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम आंकड़ों और वहां की परिस्थितियों को देख रहे हैं। आइए जरा गोवा के आंकड़े को सामने लेकर आइए। क्या हम भी हंग असेंबली की तरफ जाते हुए हमारा ओपिनियन पोल भी दिखाई दे रहा है? ये देखिए, गोवा में बीजेपी 12 से 14 सीटें, आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो 18 से 20 सीटें, और अदर्स के खाते में 7 से 9। ये जो अदर्स हैं इसमें आम आदमी पार्टी भी है, टीएमसी भी है, और गोवा गोमांतक और तमाम ऐसे दूसरे दल भी हैं। अब देखिए, यहां पर बिल्कुल सही कह रहे थे हमारे साथी पांडुरंग गांवकर जी, ये जरा परिस्थितियां दूसरी बन रही हैं। और हंग असेंबली 19 सीटें, सरकार बनाने के लिए 21 सीटें चाहिए। और अगर देखें तो कांग्रेस के खाते में 18 से 20, यानी कि अगर मैक्सिमम भी दे दें तो 20 है, तब भी एक सीट कम है। यानी हंग तो यहां दिखाई दे रहा है। सही कह रहे थे आप पांडुरंग गांवकर जी। जी जी सर, जी सर, मैंने पहले ही कहा था। और लेकिन और एक बात है, जनता ये भी जानती है कि ये कांग्रेस वालों को कितना भी अगर चांस दे तो यहाँ के लोग, आपने देखा है लास्ट में 13 लोग डिफेक्ट हो गए, 13 लोग यहाँ से गए हैं कांग्रेस से बीजेपी में। तो बीजेपी के पास सब पावर है। ये आखिर में इनको ये भी मालूम है, बीजेपी वाले उनको, कि 12 से 14 तक ये रहते हैं। इनका लास्ट अगर रिकॉर्ड देखिए आप 10-20 साल का, तो इनका रिकॉर्ड यही है कि 12 से 14 तक ये रहते हैं। लेकिन फिर भी सरकार बनाने के टाइम पर, वक्त पर, ये सेंट्रल की पावर यूज करते हैं, पैसों की पावर यूज करते हैं, ऐसा लग रहा है। तो मुझे ये यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है कि इस साल भी, इस बार भी ऐसा ही होगा कि अगर किसी को ज्यादा सीटें मिलती है, बीजेपी को कम सीटें मिलती है, तो बीजेपी नेगोशिएट करके मेरे ख्याल से पावर में आ सकती है। ये पिछली पिछली दफा गोवा विधानसभा की दलीय स्थिति 2017 की है। बीजेपी को 13 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें, अन्य के खाते में 7। और बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे साथी पांडुरंग गांवकर जी कि गोवा में परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बीजेपी 12 से 14 सीटें, 15 सीटों के बीच में रहती हैं, लेकिन सरकार बना जाती है। और पिछले 10-20 साल से यही स्थिति वहां दिखाई दे रही है कि बीजेपी इसी के इर्द गिर्द रहती है, और पिछले 10 साल से तो वो सरकार बना ही रही है। क्या कहेंगे? एक बार फिर से जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। नहीं, पांडुरंग वहां है इसलिए सही चीजों को देख पा रहे हैं। और इससे देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे गोवा भी एक राज्य ऐसा था जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। कांग्रेस अगर सीरियस होकर के चुनाव लड़ती, और क्योंकि नाराजगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ तकरीबन सभी राज्यों में है, इसमें कहीं कोई दो राय हो नहीं सकती है। लेकिन उसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे आप? उसको, आप उसके खिलाफ उसको मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए जो जनता का गुस्सा है या आक्रोश है या जो नाराजगी है, तो उस ढंग का कुछ हो नहीं रहा है। मतलब हमको लग रहा है कि सारी की सारी सक्रियता जो है कांग्रेस की, वो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। जबकि सब कुछ करने के बावजूद वहां ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा तीर मार लेंगे आप, या बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। जैसा मुझे अभी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में, अभी आपको बताया, आप बता रहे थे, मैं अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बिलथरा रोड बाजार में हूँ। तो सारे इलाकों में घूमते हुए आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो ठीक है, वो एक अभियान चला, कुछ सुर्खियां मिल गई, वो सब अच्छी बात है। लेकिन इतनी ताकत या इसका कुछ हिस्सा जो है, अगर आपने गोवा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में दिया होता तो शायद स्थितियां कुछ और बेहतर होती। देखिए, गोवा में भी
पांडुरंग इसको ज्यादा करेक्ट करेंगे कि जो कैथोलिक्स हैं वो पूरी तरह से आज भाजपा की सरकार के नाराज हैं, खिलाफ हैं, और वो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में थे या हैं। लेकिन अब वहां पे, जैसा मैंने कहा ना उत्तराखंड की बात, अब यहाँ पे तो और है। ममता बनर्जी जिस तरह से हड़बड़ी में है, उनको लगता है कि भाई इन राज्यों में कुछ हमारी प्रेजेंस हो जाएगी तो हम केंद्र में मोदी के विकल्प के रूप में अपने चेहरे को पेश कर सकेगी। तो उसके चक्कर में वो कहीं कांग्रेस को कमजोर कर रही हैं, कहीं कांग्रेस के लोगों को तोड़ रही हैं और जोड़ रही हैं, अपना अलग से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। उसी तरह से आम आदमी पार्टी का भी, आम आदमी पार्टी के बारे में मैं एकदम पांडुरंग से सहमत हूं कि उन्होंने काम किया, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो एक दो सीटों से अगर मिल जाए तो बड़ी बात होगी। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो सरकार बनाने या बिगाड़ने की स्थिति में पहुंच जाए, तो ये नहीं है। कांग्रेस को खास तौर से जो गोमांतक पार्टी है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, उन लोगों के साथ या और जो छोटे रीजनल पार्टीज है वहां पे, उनको जोड़ करके एक भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने की जरूरत थी। लेकिन मुश्किल क्या है कि कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर हैं वहां तो चिदम्बरम को रखा है। पिछली बार दिग्विजय सिंह के रहते सरकार बनते बनते रह गई थी, वो सोए रहे और सरकार बन गई बीजेपी की। इस बार भी चिदम्बरम के रहते हुए भी कांग्रेस के लोग अगर पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं, लुजिनो फलेदियो जैसा एक अच्छा नाम है, मतलब ठीक है, आज उनकी कितनी प्रासंगिकता है ये अलग बात हो सकती है, लेकिन एक गोवा की राजनीति में उनको साफ सुथरा और अच्छा चेहरा मानते हैं लोग। वो कांग्रेस छोड़ करके टीएमसी में चले जा रहे हैं या अन्य राज्यों में हो रहा है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बैठ करके यहाँ से उसको वॉच भी करना पड़ता होगा, करना चाहिए कि हमारी गोवा यूनिट का कौन नेता किसके संपर्क में है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी समस्याएं क्या है। अब आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में जैसे मेघालय में था कि वो मुकुल संगमा ममता बनर्जी से संपर्क साध रहे थे, आकर के मिल रहे थे, बातें हो रही थी। उसके बाद वो आए दिल्ली में, उनकी और विंसेंट पाला के साथ सोनिया गांधी जी ने या राहुल गांधी ने मुलाकात भी की थी, लेकिन वो रोक नहीं सके उनको। जो बातें हुई होगी उस पर कोई अमल ही नहीं हुआ। ये सोचते हैं कांग्रेस का जो आला कमान है, वो सोचता है कि साहब आंख मूंद लो तो फिर सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है राजनीति में। उसका नतीजा हो गया कि मुकुल संगमा दर्जन भर विधायक लेकर के चले गए। तो ये सारी दिक्कतें हैं आज। अब इसको देखते हुए मुझे लगता है कि देखिए वहां भी नाराजगी है। अब अगर मतदाताओं ने, एक दो तरह की थिंकिंग चल रही है इस समय। एक वही पश्चिम बंगाल वाली है कि मान लिया जाए कि साहब बीजेपी को कौन हरा सकता है, कौन शिकस्त दे सकता है, तो उसके नाम पे अगर सभी लोग लामबंद हो जाते हैं तो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और लगता है कि साहब वो कुछ टीएमसी को भी मिल जाएगा, कुछ आम आदमी पार्टी को भी मिल जाएगा, कुछ अन्य जो रीजनल पार्टीज हैं उसको मिलेगा, तो फिर तो बीजेपी जीत जाएगी। जैसा बार बार आ रही है बातें, उनके पास पैसा है, उनके पास सत्ता है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास मीडिया है, ये सारी चीजें, फिर आरएसएस का संगठन है। भाई सरकार का सदुपयोग उन्होंने ही तो किया है कि पूरे जहां जहां सत्तारूढ़ हुई है भाजपा, वहां वहां आरएसएस की जड़ों को उन्होंने पहुंचा दिया है। अब वो कितना पुष्पित पल्लवित होंगी ये भविष्य की बात है, लेकिन इस काम को तो उन्होंने किया, बड़े सलीके से किया है। अगर हंग असेंबली बनती है, जैसा कि पांडुरंग भी कह रहे थे या हमारे ओपिनियन पोल में भी दिखाई दे रहा है, तो हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार वहां भाजपा की ही बनेगी, जनता के न चाहते हुए भी। क्योंकि ताल तिकड़म, खरीदारी, खरीद फरोख्त, प्रशासन का इस्तेमाल, शासन का इस्तेमाल, इस सब मामलों में भाजपा के लोग माहिर हो चुके हैं और उसको करेंगे, वो स्वाभाविक सी बात है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। देखिए परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। पिछली दफा जो अभी हम दिखा भी रहे थे कि 2017 में गोवा में बीजेपी को आती हैं 13 सीटें और बीजेपी सरकार बना लेती है और 17 सीटें कांग्रेस को आती हैं। ये सामने आपके है, कांग्रेस को 17 सीटें, बीजेपी को 13 सीटें। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास जो है गोवा में मात्र 4 सीटें बची हुई हैं और बीजेपी के पास 27 सीटें हैं। तो ये जो 13 से 27 सीटें जाना, ये तिकड़मबाजी अगर कांग्रेस नहीं कर पाती है तो फिर सरकार वही, अभी हमारे साथी चाहे पांडुरंग गांवकर जी या हमारे साथी जयशंकर जी जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल सही। और उससे पहले उत्तराखंड को लेकर के जो हमारे साथी दिनेश जोयाल जी कह रहे थे कि
कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? और जो हमारे साथी जयशंकर जी बोल रहे थे कि पूरी फोकस, पूरा फोर्स जो है, पूरी ताकत जो है वो उत्तर प्रदेश में लगाए हुए हैं, वो भी किसकी ताकत है? ताकत सिर्फ और सिर्फ एक प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं। लेकिन बाकी के नेता क्या कर रहे हैं? 5 राज्य हैं, 4 राज्यों पर तो फोकस कीजिए, और उसमें पंजाब आपके हाथ से ना निकल जाए, इस पर भी ध्यान दीजिए। तो पंजाब है, गोवा है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, इन सब चीजों पे आपको देखना होगा। गोवा की दलीय स्थिति अभी हमारे स्क्रीन पर ला रहे थे, लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं गोवा की, वो आप सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और अभी इस वक्त अगर देखें तो एक सीट से कांग्रेस सरकार बनाने से पिछड़ रही है गोवा में। और जो पांडुरंग गांवकर जी बता रहे हैं कि वहां हंग असेंबली की ओर बढ़ता हुआ गोवा अभी दिखाई दे रहा है, वो हमारे ओपिनियन पोल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन आने वाले 2 महीने में कांग्रेस इसे कितना रिकवर करती है, ये देखना होगा। बढ़े आगे, क्योंकि समय भी कम है। और दूसरा है कि 3 राज्य अभी और बचे हुए हैं, मणिपुर है, पंजाब है और उत्तर प्रदेश है। मणिपुर के बारे में अभी जानेंगे, समझेंगे, और उसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश 2 महत्वपूर्ण राज्य और भी हैं। इन दोनों राज्यों में क्या होना है? मणिपुर में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया है, और चन्नी जो हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। और यहां तक कि केजरीवाल वहां जाकर कहते हैं कि दूसरा केजरीवाल समझ करके आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पर केजरीवाल मतलब मैं ही हूं। ये कहने की नौबत क्यों आ रही है आज केजरीवाल को, ये भी सावधान रहिए। यहां केजरीवाल के नाम से एक दूसरा मुख्यमंत्री घूम रहा है, ये कहने की नौबत क्यों आई केजरीवाल को, ये भी समझेंगे। और इसका रिफ्लेक्शन क्या आता है जो इस पूरे उसमें पंजाब में, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले मणिपुर चलेंगे, मणिपुर के आंकड़ों को देखेंगे। मणिपुर की जो दलीय स्थिति है वो जरा आपके सामने लाना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियां क्या है, 2017 की परिस्थिति क्या थी। मणिपुर का भी वही हाल था जो हाल गोवा का था। देखिए, मणिपुर में सरकार बनाने के करीब पहुंची थी, 60 सीटें कांग्रेस के खाते में उस समय 28 सीटें आई थी, बीजेपी 21 सीटें और अन्य के खाते में 11 सीटें। ये मणिपुर का हाल था उस समय 2017 में। लेकिन 2021 29 जुलाई के जो आंकड़े हमारे पास हैं, उन आंकड़ों के आधार पर देखिए कि मणिपुर में अब बीजेपी के खाते में 24 सीटें, कांग्रेस के खाते में 16 और नेशनल पीपल्स पार्टी 4, नगा पीपल्स फ्रंट, ये तमाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आप सब आपको दिखाई दे रहा है। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, वो एक, ऐसे तमाम, तृणमूल कांग्रेस के खाते में भी एक। तो ऐसे कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों, ये आज की परिस्थितियां, 29 जुलाई की परिस्थितियां आपके सामने हम रख रहे हैं, जबकि परिस्थितियां उस समय की कुछ और थी मणिपुर की। तो ये तमाम चीजें आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, कैसे विधायक छोड़ करके दूसरे पाले में जाते हैं, लेकिन मजबूती के साथ जो फाइट करेगा उसी की तरफ तो विधायक भी जाएंगे, वही तो मजबूत होगा। लेकिन आज जबकि 5 साल बाद मणिपुर में बहुत गंभीर घटना भी पिछले दिनों घटी है, आपको पता ही है। और उसके अलावा चुनाव है, चुनाव दर चुनाव जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां की क्या परिस्थितियां बनेंगी, हमारे साथी जयशंकर गुप्ता जी मणिपुर से घूम कर आए हैं, लौट के आए हैं, वहां का सूरत हाल वो बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आंकड़ों को हम रखना चाहते हैं आपके सामने। 60 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं, बीजेपी गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं, आईएनसी को कितनी सीटें आ रही हैं, और अदर्स के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं, ये जरा जल्दी से लेकर आइए। और सीधे जयशंकर जी आपके पास आऊंगा, फिर आऊंगा प्रशांत जी आपके पास। मणिपुर के आंकड़े देखिए, बीजेपी और यहां पर सीधा हम देख रहे हैं कि मणिपुर के आंकड़ों के आधार पर 32 से 34 सीटें, यानी साफ यहां पर कांग्रेस की सरकार मणिपुर में बनती हुई दिखाई दे रही है। 32 से 34 सरकार बनाने के लिए 31 सीटें चाहिए, 32 से 34 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं मणिपुर में, जबकि बीजेपी को 16 से 18 और अदर्स के खाते में 9 से 11। लेकिन ये जो गोवा की बात है, ये तो तय मानिए कि अगर हंग की तरफ आप बढ़ेंगे तो सरकार बीजेपी बनाएगी। क्या जयशंकर जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर पूर्ण बहुमत मिलता है, कांग्रेस को मिलता है, तब तो कोई बात होगी। लेकिन अगर 2-3 सीटों या 2-4-10 सीटों का मामला इधर उधर का होता है, तो मुझे लगता है कि गोवा में तो खैर जो हुआ ही है। नॉर्थ ईस्ट में उनके पास एक विधायकों का, सांसदों का सौदागर हेमंत बिस्व शर्मा नाम का
व्यक्ति बैठा हुआ है जो अभी असम का मुख्यमंत्री भी है, तो वो सब कर लेगा, वो मैनेज कर लेगा, उसमें कोई बहुत उसको दिक्कत दुश्वारी वाली बात नहीं होगी। लेकिन देखिए, जैसे आपने कहा ना कि अभी हमको याद आ रहा है कि पिछले दिनों जब अमित शाह जी गए थे नॉर्थ ईस्ट में, तो उन्होंने कहा था कि अब वो दिन लद गए, वो पहले वाले दिन चले गए, अब जो है वो नॉर्थ ईस्ट में शांति और सौहार्द का माहौल बढ़ रहा है और हिंसक घटनाओं पे रोक लग गई है, आतंकवाद का कोई नाम नहीं लेवा रह गया है। उसके ठीक बाद ही हमको लगता है कि उनका बयान आया होगा, उसके दूसरे तीसरे दिन ही असम और मिजोरम के लोग आपस में लड़ गए और भयानक रूप से जैसे लगा कि दो राज्य नहीं बल्कि दो देश लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और कई लोग मारे गए थे, हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई। मणिपुर में जैसा वो आतंकवादियों ने म्यांमार के बॉर्डर पर 5 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें हमारे सेना का जो एक कर्नल नौजवान लड़का था, उसके परिवार के लोग भी मार दिए गए। अब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं बार बार कहता हूं वहां पे कि एक तो आपका का जो कानून है उसको लेकर के और दूसरे नगा समझौता जो है उसको लेकर के लोगों में जबरदस्त संशय और आक्रोश, संशय मिश्रित आक्रोश जो है, ये सरकार कर क्या रही है, क्या कर रही है, नगा लोगों से क्या बात करके बैठी हुई है, किस तरह का है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों उसी समय में जो नगालैंड के लिए नगा पीस टॉक्स के जो इंटरलोक्यूटर थे, जिन्हें बाद में नागालैंड का राज्यपाल भी बना दिया गया था, RN रवि साहब, उनको वहां से हटा करके तमिलनाडु भेज दिया गया। ये भी एक डेवलपमेंट हुआ। यानी कहीं ना कहीं नागालैंड और मणिपुर के बीच में कुछ खिचड़ी ऐसी पक रही है जो सामने आना चाहिए। और मुश्किल क्या है कि हमारा अपोजिशन भी इस तरह के सवालों को कभी पूछता नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, बताओ साफ साफ, क्यों नहीं कहते हैं? आप 5 साल से चला रहे हैं, बातचीत चला रहे हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी आप कुछ करते हैं, लेकिन साफ साफ होना चाहिए कि भाई नगा पीस अकार्ड जो है वो क्या, किस दिशा में जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है और मणिपुर के लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के खिलाफ माहौल है, इसमें कहीं, जैसे मैंने कहा ना शुरू में, मतलब इस स्टेटमेंट को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो, पंजाब हो, सब जगह भाजपा के खिलाफ, चूंकि 7 वर्षों में इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कोई कुछ किया नहीं है। हवाई बातें, लंबी चौड़ी बातें जिसका कहीं कोई वजूद ना हो, उस तरह की बातें करते हुए आ रहे हैं ये लोग। तो इससे लोगों को लग रहा है कि भाई ये जो वादा करके आए थे कि अच्छे दिन लाएंगे और आपका मुस्तकबिल बदल देंगे और सब कुछ कर देंगे, तो सेहत में तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। अब आप महंगाई कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि पेट्रोल का दाम कम हो जाए, डीजल का दाम कम हो जाए, रसोई गैस का दाम कम हो जाए, या इस तरह से और कुछ चीजों के खाद्य तेल हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कर दिया जाए। तो ये जनता समझ रही है कि भाई साहब, आप अभी जो कर रहे हैं ये हमको लगता है कि चुनाव के बाद फिर आप ये उसको उलट देंगे, क्योंकि आपके ऊपर किसी का भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि स्थितियां ऐसी बदली भी नहीं है। तो इसलिए नाराजगी तो है। अब उस नाराजगी को कौन कैसे कैटेपुलेट करेगा, कैसे उसका राजनीतिक लाभ उठाएगा, इस पर मुनसर करेगा बहुत कुछ। और मणिपुर की हाल भी वही है जैसा गोवा का है, उत्तराखंड का है। कांग्रेस यहां पर भी अभी तक मतलब उस ढंग से आक्रामक रूप से, आक्रामक तेवर के साथ, संगठन की चुस्ती के साथ मैदान में दिख नहीं रही है। भाजपा देखिए, भाजपा तो 365 दिन 18 घंटे राजनीति ही करती, जोड़ तोड़ किसको। इस समय भी कई विधायकों को तोड़ लिया मणिपुर के, और भी कुछ कांग्रेस के विधायक थे, और जो दल बदल विधेयक कि धज्जियां उड़ाने का जो नग्न नृत्य हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने मणिपुर में किया है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ कि साहब जो विधायक दल बदल करके गए थे उनके बारे में इतना लंबा लटका करके रखा, कोई फैसला ही नहीं किया, और सरकार उसी तरह से उसी रूप में बच गई थी फिर। तो ये सारी चीजें तो हैं, पढ़ा लिखा तबका वहां का समझ रहा है, सारी स्थितियों को समझ रहा है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट नहीं हो पा रहा ढंग से। उसको जो अपने पाले में बदलने की जो कोशिशें होनी चाहिए, उस ढंग से अभी भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है जो नाराजगी है, नाराजगी अगर इस हद तक पहुंच जाएगी कि ठीक है काले कौवे को कर देंगे लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे, अगर इस हद तक नाराजगी बढ़ती है
तो यकीनन उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और नहीं तो फिर बात बराबर की हो जाएगी, वही घुमा फिरा करके अंग बनेगा और अमित शाह उनका काम चल जाए, हेमंत बिस्व शर्मा का खेल चलेगा और वहां पर भी भाजपा की सरकार बन सकती है। जी राजीव। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आंकड़ों के आधार पर साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 31 सीटें जीत सरकार बनाने के लिए 32 से 34 सीटें आती हुई कांग्रेस के खाते में और बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत टंडन जी, एक छोटी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा मणिपुर को लेकर के और फिर सीधा पंजाब की तरफ बढ़ेंगे और बहुत सारे साथी उत्तर प्रदेश को समझना देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या सूरत हाल है, इसलिए बहुत लोग इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं मणिपुर की। अब मणिपुर पे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए प्रशांत टंडन जी, जो आंकड़े देख रहे हैं वो और क्या सूरत हाल है, क्या कुछ है, आप क्या देख रहे हैं? जी देखिए राजीव जी, गोवा मणिपुर में एक समानता ये है कि दोनों पिछली बार कांग्रेस ने वहां पे सीटें जीती थी, सरकार बीजेपी की बनी। गोवा में 8% कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा था, बीजेपी का 8% घटा था। हमने सीटों की बात की, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से आप देखिए, और अगर ये एंटी इनकम्बेंसी होगी तो वो 8% से और नीचे गिरेगा। लेकिन एक बहुत चिंताजनक बात जो कि ज़मीनी हकीकत भी है, वो हमारे साथियों की तरफ से आई, जयशंकर जी की तरफ से आई, आपकी तरफ से भी आई, कि अगर हंग असेंबली होगी तो बीजेपी पैसा खर्च करके जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेगी। ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। और कल संविधान दिवस था और संविधान दिवस पे प्रधानमंत्री का भाषण में काफ़ी उन्होंने विपक्ष की तरफ हमले किए, लेकिन सरकार में जो होता है, देश का नेतृत्व जिसके पास होता है, उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है नैतिक मूल्यों की स्थापना करना। क्या रूलिंग पार्टी बीजेपी सर्किट हाउस में, वो रिसॉर्ट्स में, होटलों में एमएलए को बंद करके खरीद करके अगर सरकार बनानी तो चुनाव में इतना पैसा खर्च होता है, एक डेमोक्रेटिक और संवैधानिक एक्सरसाइज है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये भी एक बड़ा एक प्रश्न चिन्ह मैं छोड़ता हूँ कि इसको भी बीजेपी और प्रधानमंत्री सोचें कि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो क्या मिसाल पैदा कर रहे हैं। दूसरी जो ज़मीनी हकीकत राजीव जी, वो ये है कि जो छोटी पार्टियां होती है, जो स्थानीय पार्टियां, रीजनल पार्टीज हैं, उनके तमाम सारे हित केंद्र सरकार के साथ जुड़े रहते हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का एक स्पेशल पैकेज भी है, बाकी सब बातें हैं। तो वो आमतौर पे जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसको एडवांटेज एक होता है, वो उस तरफ चले जाते हैं। इन चुनावों में चाहे वो गोवा हो, उत्तराखंड हो या मणिपुर हो, जिसके नतीजे अभी तक आपने दिखा दिए, एक कॉमन बात जो दिखाई दे रही है कि एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ वहां के मुख्यमंत्रियों के प्रति नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के प्रति भी है, जिसका खामियाजा वहां की सरकारों को भुगतना पड़ सकता है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो, चाहे महंगाई हो, या दूसरे तरीके से केंद्र सरकार की जो नीतियां, बेरोजगारी का मामला, सभी राज्यों में अक्रॉस द कंट्री ये एक मुद्दा युवाओं के बीच में चल रहा है। जी, जो आपने कही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, इस पर हम अभी बात करने वाले भी थे कि सर्वे के दौरान दो बातों की चर्चा, दो बातों का जिक्र लोग बार बार कर रहे हैं। पहली बात महंगाई और दूसरी बात बेरोजगारी, और ये दोनों मुद्दे हैं। और साथ साथ केंद्र में जो बैठी सरकार और वही सरकार जो डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, ये डबल इंजन की सरकार को यहां पर इन दोनों मामलों में मार पड़ रही है और बैकफुट पर सरकार इस वक्त है। लेकिन उसे भुनाने के लिए जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस सामने दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को जिस मजबूती के साथ हाथ थामना चाहिए जनता का, वो वहां पर कहीं ना कहीं वो लेकुना है। कांग्रेस
लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोकल लोग जो हैं वो भी उन्हें टिकट देंगे नहीं देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो या और भी दूसरे नेता, ये क्यों नहीं दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, ये भी यहां सवाल पूछे जा रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। ये कांग्रेस को समझना होगा, सोचना होगा। लेकिन हमारे और भी साथी बने हुए हैं, पांडुरंग गांवकर जी बने हुए हमारे साथ में, सीधे गोवा से, सीधे देहरादून से बने हुए हमारे साथी दिनेश जोयाल जी, दिल्ली से बने हुए हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, ग्रेटर नोएडा से ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी, और सीधे अपने गांव मऊ के पास शायद